हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 के अध्याय 3 की, जो है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। मतलब इस चैप्टर में हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे किस प्रकार से शासन हुए, किस प्रकार से केंद्र बसे। और दिल्ली एक एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ की स्टार्टिंग 12वीं शताब्दी से होती है। तो हम शुरू करते हैं। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। मतलब चौहान, मतलब जिसे हम चहमान के नाम से भी जानते हैं। इन तोमरों और अजमेर के चौहानों के बीच ये युद्ध होता है, जिन्होंने परास्त किया। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। मतलब इनके राज्यकाल में ही दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र बना। इस व्यापार में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। मतलब जो जैन व्यापारी आए रहने को, उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहली वाले कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। मतलब दिल्ली के नाम पे दहली वाला करके सिक्के ढाले जाने लगे, जो काफ़ी प्रचलन में रहे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। मतलब ये बहुत बड़े इलाके पर, बहुत बड़े क्षेत्रों में फैल गया इसका शासन। तो हम इस तालिका में कुछ दिल्ली के शासकों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि राजपूत वंश आयम तोमर, जिसमें तोमर थे। तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 से स्टार्टिंग हुई, जिसमें अनंगपाल करके कोई राजपूत वंश शासक आए, जिसमें 1130 से 1145 तक इनका शासनकाल रहा। इसके बाद चौहान आते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान रहे। इनका शासनकाल 1175 से 1192 तक रहा। और फिर आते हैं प्रारंभिक तुर्की शासक, जो 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया। इसमें तुर्की शासक में आते हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक रहे। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 तक रहे। फिर आते हैं रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 तक रहे। फिर आते हैं गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 तक इनका शासनकाल रहा। इसके बाद आते हैं खलजी वंश, जिसमें खलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। जिसमें आते हैं पहले जलालुद्दीन खलजी, जो 1290 से 1296 तक रहा। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खलजी आते हैं, जो 1296 से 1316 तक रहा इनका शासनकाल। फिर इसके बाद तुगलक वंश आता है, जो 1320 से 1414 तक रहता है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक रहते हैं, जो 1320 से 1324 तक इनका शासनकाल रहा। फिर उसके बाद मोहम्मद तुगलक आते हैं, जो 1324 से 1351 तक शासन करते रहे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं, जो 1351 से 1388 तक रहे। इसके बाद आते हैं सैयद वंश, इसमें 1414 से 1451 तक इनका शासनकाल रहा। इसमें पहले खिज़्र खान आते हैं, जो 1414 से 1421 तक रहे। इसके बाद आते हैं लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक रहा। इसमें बहलोल लोधी आते हैं, जिनका शासनकाल 1491 से 1451 से 1489 तक रहा। तो ये दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण शासक रहे। तो हम बात करते हैं सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास तवारीख है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। मतलब तवारीख के जो लेखक थे वे सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। मतलब तारीख जो एक वचन है, उसी का बहुवचन रूप तवारीख है। जो वह होते थे, जो सुशिक्षित लोग होते थे, वो प्रशासन संबंधी सलाह देते थे और न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो हम देखते हैं न्याय चक्र क्या है। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र ए मुदव्विर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों को बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से है, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी प्रशासन को बढ़ावा दे। मतलब ये एक चैन की प्रक्रिया की तरह है, जिससे राजा से उनके मतलब राजा से सब बटा हुआ है। जैसे राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, और सैनिकों का काम पैसे के बिना नहीं चल सकता। और जो
जो पैसे आते हैं वो किसानों से कर एकत्रित करके आते हैं, और किसानों के पास कर कहाँ से आएगा? उनकी फसल अच्छी रहेगी, वे प्रसन्न रहेंगे, तभी उनसे जाके कर इकट्ठा होगा। तो ये तभी एक चक्र है जहाँ राजा न्याय और ईमानदारी प्रशासन को बढ़ावा दे, तभी ये संभव है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में साहिदी कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब है शासक के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते थे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनाम मिले, इकराम मिले। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। मतलब जो भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो भी योग्य रहता है उसे सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम देती थी कि शासक सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, कोई औरत नहीं कर सकती, सिंहासन पर वह नहीं बैठ सकती। तो इनसे बहुत लोगों को दिक्कत भी थी। लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। मतलब वो ना भी नहीं कह पा रहे थे, हाँ भी नहीं, कि इसलिए सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। जब जनता खुश नहीं रहेगी और लोगों को दिक्कत रहेगी तो फिर उन्हें हटा दिया जाता है। हम देखेंगे रजिया के विषय में मिन्हाज के विचार। मतलब जो मिन्हाज थे उन्होंने रजिया के बारे में क्या बोला। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि इकबाल ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। मतलब स्त्रियों को पुरुषों के अधीन समझा जाता है। खुद की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो 1262 से 1289 तक रहीं, के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। लेकिन रजिया ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पिता के नाम से, मतलब इल्तुतमिश की बेटी के नाम से सिक्के बनवाए थे। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जो 980 से 1003 तक रहीं। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मतलब उस टाइम पे ज़्यादा परमिशन नहीं थी कि कोई स्त्री भी शासन करे। और हम बात करते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन की। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में वदंगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। मतलब इन लोगों को, जिन्हें फारसी में वदंगा बोलते थे और सूबेदार रहते थे, उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था दूसरों से। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। मतलब उन्हें काम करने के लिए राजनीतिक पदों पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। मतलब वे जो सैनिकों को लेके आते थे, खरीदते थे, वे पूरी तरह तो राजा पर निर्भर रहते थे, तो फिर उन्हें राजा को भी विश्वास करना पड़ता था उन पर। खलजी तथा तुगलक शासक वदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। मतलब जो निम्न जाति के लोग रहते थे उन्हें भी मौका दिया पदों पर बिठाने का। लेकिन कुछ लोगों को ये दिक्कत होती थी कि हमारे होते हुए इन नीची जाति के लोगों को पदों पर क्यों बिठाया जाता है। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी।
गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिया जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगता था। मतलब उन लोगों को पसंद नहीं था कि हम जब उच्च वर्ग के लोग हैं तो फिर निम्न वर्ग को क्यों ये मौका दिया जा रहा है, हमें मौका मिलना चाहिए इस चीज़ का। इस कारण वह उन्हें दिक्कत होती थी। निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की गई। इस कारण सुल्तान की भी आलोचना की गई कि ये ऐसा क्यों करना है। हम देखते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन, मतलब जो उनके समय पर जो अधिकारी लोग रहे उनके बारे में। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीम खुम्मार नामक कलाल, जो शराब बनाने वाले और बेचने वाले होते हैं उन्हें खुम्मार नामक कलाल बोलते हैं, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तव्वाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। 14वीं सदी के मध्य के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन वर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनैतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया। मतलब इनके बारे में हमें पता चलता है कि नीची जातियों के लोगों को भी उनके प्रशासनिक पदों पर बैठाया। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मतलब जो उस इलाके को संभालते थे वहाँ पे तो उन्हें इक्तदार या मुफ्ती कहते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों को कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मतलब जो मुक्ति रहते थे वह सैनिकों को प्रशिक्षण देते थे और जो इक्ता लोग रहते थे वो कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे। अपनी सैनिक सेवाओं को के बदले में वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूल किया करते थे। मतलब जो मुक्ति थे वो जो सैनिक प्रशिक्षण देते थे उनकी तनख्वाह के लिए वह कर इकट्ठा करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मतलब जो मुक्ति जो लोग रहते थे वो जो कर इकट्ठा करते थे उनका हिसाब किताब लेने के लिए राजा कोई अधिकारी नियुक्त कर देता था और फिर उन्हें इस तरीके से पता रहता था कि कितना इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे क्या चल रहा है इनका काम। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूल और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। मतलब वह जो राजा तय करता था वही चीज़ वसूल, नहीं तो किसी से ज़्यादा कर ले रहा किसी से कुछ, इस तरीके से ना हो। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अपनी अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर, मतलब जो भूमि के स्वामी थे और जमींदार लोग थे उन्हें भी अपने आगे झुकने को बाध्य करते थे ये लोग। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों को कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब जो कर टैक्स लगाया जाता था वह अधिकार छीन लिया गया जो स्थानीय लोग रहते थे उनसे, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया, बल्कि उन्हें भी फोर्स किया गया कि आप भी कर दो। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे, मतलब जो कर लिए जाते थे लोगों से वह 3 तरह के रहते थे। जैसे कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो कृषि पर टैक्स लगता था उसे खराज कहते थे, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मतलब उनकी आय का जो भी वो पैदा करते थे खेतों में से उनका 50% उन्हें देना पड़ता था। और मवेशियों पर भी कर लगाया जाता था और घरों पर भी। ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया।
यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया, मतलब जो वहाँ के स्थानीय लोग रहते थे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, अपना शासन चलाते थे अपनी तरीके से। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था, मतलब ज़्यादा समय तक उनका अधिकार नहीं रह पाता था वहाँ पे। अब हम देखते हैं कि सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता, मतलब ये इस तरीके से बनाए जाते थे कि उन पर आग तक लगने का डर नहीं रहता था, उसका भी असर नहीं पड़ता था, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते हैं और जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करता है, मतलब दीवार का काम करते हैं वो। इस दीवार के घेरे में ही इनकी मवेशी और फसल रहते थे, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेना जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी, मतलब उनके पास ऐसे हथियार भी थे जो बांसों को काट देती थी। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान में पड़ता है, पर हमला किया और इसके शीघ्रवादी दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी, मतलब लड़ने के लिए इन लोगों से तो विशाल सेना की ज़रूरत पड़ती है और उसे संभालने के लिए प्रशासन को भारी चुनौती पड़ी, उनकी देखभाल की भी, उनके खर्चे की भी और हर चीज़ की। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे, मतलब 1526 के आसपास कुछ नए शासक भी उभरने लगे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। मतलब है छोटे शासक तो थे पर बहुत शक्तिशाली थे, जो बड़े बड़े साम्राज्य में को भी चुनौती देते थे। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष, जो 1540 से 1555 तक शासक किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जो 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया। मतलब जो शेरशाह की व्यवस्था थी प्रशासन चलाने की, उसे भी अपनाया सम्राट अकबर ने। तो ये चैप्टर होता है समाप्त। तो इसमें हमने दिल्ली सम्राट के बारे में पढ़ा, दिल्ली शासन कैसे चलता था, कब से स्टार्टिंग हुई, कौन कौन ने इस पर शासन किया, तो इस बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो ये चैप्टर होता है समाप्त। जैसे हमने इसमें कुछ शब्द भी पढ़े, जैसे इक्ता क्या होता है, तारीख, गैरिसिन, मंगोल, लिंग और खराज, इनके बारे में पढ़ा। तो हम मिलते हैं अब अगले अध्याय में।